हे जंकी, स्वागत है आपका हमारे Q&A के एक और एपिसोड में, जहां पर मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं। ट्विटर पे मैं फ्राइडे या सैटरडे को अपना एक पोस्ट कर देता हूं, जहां पर लोग उसके नीचे कमेंट करके अपने सवालों को पूछते हैं। तो आज हम उन्हीं सवालों को जवाब देंगे उनके। तो यहाँ पर पहला सवाल की अगर हम बात करें तो साइलाई क्यूबे की तरफ से आ रहा है, माइनिंग जीपीयू से ही क्यों करते हैं, सीपीयू से क्यों नहीं करते। तो देखो भाई, माइनिंग में हमें क्या करना होता है, मैं इसके बारे में अपने साइंटिफिक माइंड्स पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें समझाऊंगा। लेकिन अभी मोटा मोटा आप ये समझ लो कि माइनिंग करते वक्त जैसे आप बैंक से ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह करते हो पैसा, वहां पर जो भी वेरिफिकेशन होती है वो आपका बैंक करता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के केस में क्या होता है, वहां पर कोई भी उसका माई बाप नहीं है, कोई करता धरता नहीं है। तो एक जगह से ट्रांसफर पैसा दूसरी जगह हो रहा है तो उनको वेरीफाई कोई तो करेगा ना। अगर ट्रांजैक्शन हुई है, जैसे मेरे वॉलेट से किसी के वॉलेट में गए, तो ये चीज कोई बताएगा तो सही, क्योंकि पूरे दुनिया में लिमिटेड ही क्रिप्टो करेंसी है, ऐसा तो है नहीं अनलिमिटेड है। जितनी लिमिटेड है, अब एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो इसमें से कट के उसमें से जाएगी, इस चीज को वेरीफाई करने वाला कोई चाहिए। तो वहां पर माइनर्स काम में आते हैं, वो लोग करते हैं इसको वेरीफाई, जिसका कोई अनोनिमस होता है, उसका मतलब कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन वो वेरीफाई हो जाएगा। तो यहीं पर इस वेरिफिकेशन के लिए हमें चाहिए होती है बहुत सारी कैलकुलेशंस, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ कैलकुलेशन ज्यादा चाहिए। तो जीपीयू के केस में आपको नंबर ऑफ कैलकुलेशन पर सेकंड, टेराफ्लॉप्स जो होता है वो यहाँ पर ज्यादा होता है। सीपीयू का केस अलग है, वहां पर जो काम करने का उसका सीपीयू का तरीका है वो काफी अलग है। वो इतने ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को एक साथ नहीं ले पाएगा जितना जीपीयू ले पाता है, इसी वजह से हम जीपीयू का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अगर मैं अगले सवाल की बात करूं तो राहुल, सबसे पहले तो भाई मैं वीरेंद्र सिंह का बहुत थैंक्स फिर से करना चाहूंगा। ये हर बार हमारे जितने भी ट्वीट्स होते हैं उसमें काफी ट्वीट्स का रिप्लाई दे देते हैं और काफी सही जवाब देते हैं, मतलब नॉलेज है इनके पास। तो वीरेंद्र सिंह जी, थैंक यू सो मच। इनका सवाल, मतलब राहुल मोहन का सवाल है कि क्या फ्यूचर में इलेक्ट्रिक प्लेन्स होंगे विथ न्यूक्लियर एनर्जी। तो यार, अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो वहां पर किस तरीके से प्लेट्स बनाई जाएंगी इस पर बहुत चीज डिपेंड करेगी। वो कितनी जल्दी जल्दी सन एनर्जी को लेता है, उसको किस तरीके से कन्वर्ट करता है, उसको किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करता है, ये सारी चीजें अभी बहुत ही बड़ी वो हैं और फ्यूचर में देखने वाली बात होगी। अभी तो और पॉसिबल क्यों नहीं है भाई, पॉसिबल तो सब कुछ है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर अगला सवाल नमन आहूजा की तरफ से है, भाई अंडर 28K में कौन सा लैपटॉप लूं। तो यार लेनोवो के लैपटॉप्स आते हैं इस रेंज में, काफी अच्छे स्पेक्स उनकी अच्छी होती है। बिल्ड क्वालिटी से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन स्पेक्स अच्छी होती हैं, परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाएगी। प्राइस का आपका लिमिटेशन है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, वरना आते तो बहुत सारे लैपटॉप्स हैं। यहाँ पर अगला सवाल ऋषभ की तरफ से है, सर शुड आई गो फॉर Ryzen 7 4800 या फिर i7 10805 cause as I research इट शो Ryzen इज बेटर। Ryzen का देखो, अगर मैं आपका बात करूं, Ryzen के प्रोसेसर डेस्कटॉप के लिए काफी अच्छे होते जा रहे हैं। अब की बार का प्रोसेसर आया ना डेस्कटॉप वाला, वो सिंगल कोर के परफॉर्मेंस में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन टू इंटेल। इंटेल का पहला क्या था, सिंगल कोर के जो मतलब जितने भी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि सिंगल कोर को ज्यादा यूज करते हैं, जैसे आपका आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, आपके गेम्स वगैरह हो गए, उसमें मल्टी कोर्स का ज्यादा यूज नहीं है, उसमें एक कोर ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए, तो वहां पर इंटेल जीतता था। लेकिन इस बार के जो Ryzen के प्रोसेसर हैं वो काफी अच्छे निकल कर आए हैं। और रही बात Ryzen 7 में और i7 में, तो मैं फिलहाल आपको रिकमेंड करूंगा i7, क्योंकि Ryzen अगर आपको सस्ता मिल रहा है तो आप एक बार को जा सकते हो, आपको अच्छी वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन जहां तक अभी मुझे लग रहा है Ryzen के प्राइसेस काफी हाई चल रहे हैं, जैसे 17-18 हजार का जो प्रोसेसर मिलता था वो अभी 22-23 हजार रुपए का मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको प्राइस अच्छी मिल रही है तो ऑब्वियसली आप Ryzen 7 की तरफ जा सकते हो। बाकी अगर आपको दोनों में प्राइस, अगर i7 का आपको 1000 रुपए भी 1-1500-2000 का अंतर मिल रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप i7 की तरफ जाओ। बस हाँ, एक बात ध्यान रखना, आपका क्रिएटिव काम नहीं होना चाहिए जहां पर मल्टीपल कोर्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर ऐसा है तो फिर Ryzen की तरफ जाना। यहाँ पर अगले सवाल की मैं बात करूं तो वो है NS3 की तरफ से आ रहा है कि ब्रो व्हाट आर योर व्यूज ऑन इंडियन गेमिंग कम्युनिटी। तो यार इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर तो ब्राइट है ही। देखो ऑब्वियसली आगे जैसे जैसे अब हाफ ग्राफिक कार्ड आपने देखे ही है, किस तरह से कितने सस्ते ग्राफिक कार्ड कितने ज्यादा पावरफुल आए इस बार, तो वैसे ही फ्यूचर में भी होगा। ऑब्वियसली अब ट्रेंड वापस तो जाएगा नहीं कि अच्छे ग्राफिक कार्ड महंगे होने लग जाएंगे, नहीं होगा ये। साथ ही साथ जो हमारी प्रोसेसिंग है, जो हमारे ट्रांजिस्टर्स हैं वो भी छोटे होते जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर पावरफुल जीपीयू हमें आगे मिलने ही वाला है। तो मेरे हिसाब से गेमिंग आगे बढ़ सकती है इंडिया में। बहुत बड़ी दिक्कत अभी पेरेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, उनको ये लगता ही नहीं है कि गेमिंग एक आपका फ्यूचर बन सकता है, तो इसी वजह से गेमिंग अभी तक यहाँ पर इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं और जब हमारी जनरेशन आगे आ जाएगी, मतलब जैसे हम लोग पापा बन जाएंगे, तो हम अपने बच्चों को एक बार को अलाउ कर सकते हैं कि हाँ इसमें भी फ्यूचर बनाया जा सकता है, ये फ्यूचर का डिपार्टमेंट है। तो
अगले जनरेशन के लिए एक बार को ठीक है, और फ्यूचर ऑब्वियसली गेमिंग में अच्छा ही होने वाला है। यहाँ पर अगले सवाल की मैं बात करूँ तो वो सत्यम की तरफ से आ रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है इनका, कि ब्रो अगर हर प्रोसेसर के लिए अलग अलग कैमरा एप्लीकेशन आए और वो उस प्रोसेसर के लिए बिल्कुल ऑप्टिमाइज हो तो क्या कैमरा क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी क्या? लव फ्रॉम महाराष्ट्र, थैंक यू भाई, लव टू यू। और रही बात हर प्रोसेसर के लिए अलग अलग कैमरा एप्लीकेशन आने लगे और फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड हो, ऑब्वियसली आपकी कैमरा परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। आपको मैं बता ही रखा है, मैंने वीडियो बनाई है जिसमें बताया गया है कि एक्सिनोस और 888 अलग अलग प्रोसेसर हैं, उनका ISP अलग अलग है, सेम लेंस सेम हार्डवेयर सब कुछ सेम होने के बाद भी यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आता है वो बिल्कुल अलग आता है। तो ऑब्वियसली अगर आपका जो कैमरा सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड हो दोनों से, आपका जो हार्डवेयर है, जो लेंसेज है, जो ISP है, ये सारा कुछ, ये साथ ही साथ जो आपका सॉफ्टवेयर है एंड्रॉइड या iOS, ये दोनों ही अगर आपस में पूरी तरीके से तीनों चीज ऑप्टिमाइज्ड हैं तो आपको ऑब्वियसली सेम कैमरा लेंस से अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो वो ले लो यार, गूगल कैमरा अगर आप नॉर्मल स्टॉक कैमरे से फोटो लेते हो तो वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं आती, लेकिन वहीं पर गूगल कैमरा से लेते हो, हार्डवेयर तो आपने चेंज नहीं किया लेकिन फिर भी फोटो थोड़ी सी बेटर निकल कर आती है। तो वही बात है। यहाँ पर अगले सवाल की बात करें तो वो नासिर सिद्दीकी की तरफ से आ रहा है कि भाई क्वालकॉम के पास फैब लैब तो है नहीं और वो अपने चिप सैमसंग से बनवाता है, तो वो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैसे हुई? तो यार देखो, मेरी एक कंपनी है, मैं आम के पास गया, आम एक कंपनी है दूसरी, मैंने उससे कहा कि भाई एक काम करो, तुम ये अपना आर्किटेक्ट मुझे दे दो, जिस आर्किटेक्चर पे तुम बना रहे हो वो आर्किटेक्चर मुझे दे दो। मैंने उससे आर्किटेक्चर खरीद लिया जो उनका सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब मैंने वो आर्किटेक्चर लिया, अब मैंने डिजाइन करा, अपनी भी कुछ चीजें डाली उसमें, अपने मतलब उनका नेटवर्किंग का काम है तो उसने अपने मॉडम वगैरह डाले, मॉडम के लिए अलग अलग जो भी चीज चाहिए होती है वो सारा कुछ करा, एक SoC बना दी। अब SoC बना दी, ये सारा काम तो मैंने करा ना, जो डिजाइनिंग का काम है, आर्किटेक्चर वहां से लिया है, बाकी का काम जो उसमें अलग अलग चीजें डालनी है, कैसे उसको ऑप्टिमाइज करना है, किस प्लेटफॉर्म के लिए बनाना है, क्या उसमें हार्डवेयर कौन कौन से कंपेटेबल होने चाहिए, ये सारा काम तो मेरा है ना। उसके बाद जब ये चीज बन जाएगी तब मैं सैमसंग को बोलूंगा जाके, हाँ भाई ये रहा मेरा डिजाइन, ये चीजें ऐसी होनी है, ये करके मुझे दे दो। सैमसंग उसमें 1% का दिमाग नहीं लगाएगा, वो उस चीज को, उस ब्लूप्रिंट को लेगा, वैसा ही चीज बिल्कुल अपने मशीन को बोलेगा, उसका मशीन तैयार करके हमें दे देगी। तो ये सिंपल लॉजिक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर फैब लैब नहीं है तो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना ही नहीं सकता, मतलब प्रोसेसर मैन्युफैक्चर बन ही नहीं सकता। बहुत ही मैंने आपको बता ही रखा है फैब लैब के बारे में, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ कहीं आ जाएगी वो वीडियो, उसको देख लेना, काफी अच्छी वीडियो है। यहाँ पर अगला सवाल है कमलेश प्रजापति की तरफ से, हाउ टू डू टॉप इन एग्जाम। तो एग्जाम में टॉप करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप समझो। भाई ये चीज मैंने बहुत लेट रियलाइज करी है, पढ़ने का तरीका अलग होता है बिल्कुल। हो सकता है मैं साइंस वाले चैनल पे एक वीडियो बनाऊं कि पढ़ाई करी कैसे जाती है, मैं एक बार को समझाने की कोशिश करूंगा, समझ में आ गया तो ठीक है, वरना कोई बात ही नहीं है। बाकी अगर आप समझ के पढ़ने लगे ना, जो अब मैं चीज कर रहा हूं, अगर वही चीज मुझे पहले पता होती और अपने पढ़ाई के टाइम पे पता होती तो शायद मैं किसी बहुत ही अच्छी IIT से ग्रेजुएट करके निकला होता। यहाँ पर अगला सवाल मोह सोहिल की तरफ से आ रहा है कि ये बताओ मार्वल मूवीज में जो विजन दीवार के आर पार चला जाता है, ये टेक्नोलॉजी है या रियल में पॉसिबल है भी या नहीं? तो यार मैं आपके लिए, मैंने एक वीडियो बना रखी है इस टॉपिक के बारे में, काफी पुरानी वीडियो है, तो क्वालिटी में भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन पूरी सही मिलेगी। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसकी, आप जाके बिल्कुल देख लेना। यहाँ पर अगला सवाल है मिस्ट्री मैन की तरफ से कि डाउनलोड स्पीड फास्ट क्यों होती है अपलोड स्पीड से? तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, आपका बैंडविड्थ के बारे में मैंने बता रखा है, अगर नहीं देखा तो आप बैंडविड्थ की वीडियो, कुछ नेटवर्किंग की वीडियो है वो हमारी देख सकते हो। तो बैंडविड्थ का मतलब ये रास्ता है, ठीक है। अब इसमें आपको डेटा को भेजना है, मोस्टली लोग 90% 95% लोगों का काम क्या है? डाउनलोड करने का, चीजों को कंज्यूम करने का। वो मूवी देखते हैं, मतलब उनको अपलोड कुछ भी नहीं करना, अपलोड बहुत छोटे मोटे डॉक्यूमेंट करना है। तो इतनी रोड है, उन्होंने इतनी रोड क्या करी? डाउनलोडिंग को दे दी, केवल इतनी सी रोड छोड़ी अपलोडिंग के लिए, क्योंकि अपलोड वाले लोग कम है। तो इसी वजह से सारा खेल बैंडविड्थ का ही है। अगर लोगों की डिमांड ज्यादा अपलोड की होने लगी तो अपलोड स्पीड आपको ज्यादा मिल जाएगी, फिर डाउनलोड कम हो जाएगी, क्योंकि रोड तो इतनी है, रोड का नहीं कर सकते कुछ। 5G में रोड को चौड़ी कर दी जाएगी, 4G में रोड इतनी है जो अभी चल रही है इंडिया में, बाकी है तो बहुत तगड़ी वो। यहाँ पर अगला सवाल चैतन्य की तरफ से आ रहा है कि मैकबुक को अपडेट्स कितने सालों तक मिलते हैं iMac वगैरह के मुकाबले, और iMac बेटर है क्या अगर सेम वैल्यू का ले मैकबुक के मुकाबले? तो ऑब्वियसली iMac आपको बेटर वैल्यू देगा, बेटर परफॉर्मेंस देगा, उसकी बात नहीं है। अगर आप M1 और उसके इंटेल को कंपेयर करोगे, नहीं, जब दोनों वो M1 के आ जाएंगे या M सीरीज के आ जाएंगे दोनों ही, उसके बाद अगर आप सेम प्रोसेसर
प्रोसेसर के साथ दोनों को कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली आपको iMac में ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको हीट डिसिपेशन अच्छा मिलेगा। एक प्रोसेसर जितने अच्छे से अपनी हीट को रिलीज करेगा वो उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। रही बात मैकबुक की, तो वो ऑब्वियसली उसके अपने एडवांटेज है, वो पोर्टेबल है, फिर भी मैकबुक आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। लेकिन अगर आपको ऐसी लोकेशन की कोई भी दिक्कत नहीं है ना, तो मैं आपको ऑब्वियसली iMac ही रिफर करूंगा। और दोनों में लगभग बराबर ही अपडेट्स मिलेंगे। जितने साल तक आपको मैकबुक में मिलेगा उतने ही साल तक iMac में भी मिलेगा। हो सकता है ये भी पॉसिबल है कि मैकबुक iMac में आपको 1-2 साल ज्यादा देखने को मिल सके। चांसेस कम है लेकिन हो सकता है ऐसा। लेकिन ये तो कंफर्म है कि ऐसा नहीं होगा कि मैकबुक में आपको अपडेट मिलता रहे, iMac में ना मिले। तो मैं रिकमेंड करूंगा, पोर्टेबिलिटी की इशू नहीं है आपको तो ऑब्वियसली iMac के लिए जाओ। यहाँ पर अगला सवाल कुणाल देशमुख की तरफ से आ रहा है, सर व्हाट आर योर थॉट्स ऑन Android 12 फीचर्स। तो भाई मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, मैं बताऊंगा जो मेरा मन कर रहा होगा देख के। जैसा भी है काफी ठीक लग रहा है अभी तक तो, लेकिन फिर भी देखेंगे। यहाँ पर अगला सवाल है चिन्मय पाटिल की तरफ से कि भाई आईफोन का भद्दा नॉच कब हटेगा। तो यार जब एप्पल को इसका कुछ रिप्लेसमेंट मिल जाएगा फेस आईडी का, तब शायद ये हट जाए। अभी आने वाले 2 साल तक तो भूल ही जाओ, नहीं हटेगा। यहाँ पर एक और सवाल ऋषभ की तरफ से आ रहा है कि भाई आप यूट्यूबर क्यों नहीं बन जाते। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एक अच्छे यूट्यूबर बन पाओगे। तो यार इसके बारे में मैं सोचता हूँ, मतलब काफी अच्छा आइडिया है, मैं सोचता हूँ इसके बारे में। थैंक यू सो मच। यहाँ पर अगला सवाल की अगर मैं बात करूँ तो हर्षवर्धन की तरफ से आ रहा है कि भाई तुमने अपने साइंस चैनल पर इनिशियली वीडियो किस सॉफ्टवेयर से बनाई थी और अब कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो। तो पहले हमने बनाई थी, मैंने मतलब स्टार्ट करा था जब, तो मैंने पावर डायरेक्टर भी यूज कर रखा है, मैंने फिल्मोरा भी यूज कर रखा है। फिर उसके बाद किसी तरह हिम्मत जुटा के मैंने एडोब प्रीमियर प्रो यूज करना शुरू करा और उसके बाद जाकर वो आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह यूज करा। तो ऐसे जाके धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई है। और रही बात पावर डायरेक्टर की, तो वो मैंने किसी गिव अवे में जीता था, तो इस वजह से मैंने उसको सबसे पहले यूज करना शुरू करा था। यहाँ पर अगला सवाल हर्ट हैकर की तरफ से आ रहा है, आईफोन SE 2020 वाला क्या 5G सपोर्टेड है। तो नहीं भाई वो सपोर्टेड नहीं है। अच्छा हाँ, तो वो सपोर्टेड नहीं है, इसी वजह से शायद जो रूमर्स आपने सुने हैं कि SE 2021 जो है वो 5G आएगा। तो नहीं, 5G वो फिजिकल चीज़ चाहिए भाई उसके लिए। ऐसे सॉफ्टवेयर अपडेट से आप 4G को 5G में नहीं कन्वर्ट कर सकते, उसमें पर्टिकुलर मॉडेम चाहिए जो 5G को सपोर्ट करे। यहाँ पर अगले सवाल की बात करें तो आकाश पाटिल की तरफ से आ रहा है कि क्या न्यूरालिंक के चिप्स नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन डिवाइसेस बन सकते हैं क्या। तो ऑब्वियसली बन सकते हैं। रही बात न्यूरालिंक का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है कि वो स्मार्ट डिवाइस बनाए किसी तरह। इलॉन मस्क का कहना यह है कि जिस तरीके से हम AI को डेवलप कर रहे हैं, हमारा AI, उन्हें डर है, इलॉन मस्क को डर है कि AI ह्यूमंस को ओवरटेक कर लेगा इंटेलिजेंस में। इतना ज्यादा और इतना तेज AI सोच सकता है ना, जितना हम सोच ही नहीं पाते। हम आइडियाज नए क्रिएट कर सकते हैं लेकिन जल्दी जल्दी नहीं सोच पाते, जल्दी जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन AI इतना ज्यादा एडवांस हो जाएगा फ्यूचर में कि वो इंसानों से भी ज्यादा एडवांस हो जाएगा सोचने में भी। तो ऑब्वियसली अब एक बात बताओ, आपको अच्छा लगेगा कि आपको कोई कंट्रोल करे? नहीं ना। तो ऑब्वियसली AI को भी अच्छा नहीं लगेगा कि उसको कोई कंट्रोल करे। इसी वजह से मे बी वो ह्यूमंस को एंड करना चाहे। ये एक डेंजर है इलॉन मस्क के दिमाग में। तो उन्होंने ये जो न्यूरालिंक कंपनी है वो इसलिए बनाई है कि वो ह्यूमन के अंदर चिप्स को इम्प्लांट करके उनके दिमाग की कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ा सकें, ताकि AI उनको ओवरकम ना कर पाए। जब तक AI डेवलप होगा तब तक इंसानों का दिमाग भी और ज्यादा डेवलप हो जाए, या फिर इंसान अपने दिमाग की लिमिट को और ज्यादा अनलॉक कर पाए। जो अभी लिमिट लगी हुई है ना दिमाग में, वो उसको और ज्यादा अनलॉक कर पाए, और ज्यादा दिमाग के पोर्शन को यूज कर पाए, और ज्यादा इंटेलिजेंट बन पाए। ये है न्यूरालिंक का मेन ऑब्जेक्टिव। अगला सवाल यहाँ पर फिर से कमलेश की तरफ से है, डू यू नो SEO। तो SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कोई भी टर्म आपने डाला, वो जब सर्च हो रहा है, मतलब जो सर्च करता है, गूगल सर्च कर रहा है, तो गूगल का एक सर्च इंजन है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, एक एल्गोरिदम है, उसके अकॉर्डिंग वो सर्च कर रहा है। आप उस सर्च इंजन के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को किस तरह ऑप्टिमाइज कर रहे हो, आप किस तरह का टैग डाल रहे हो, डिस्क्रिप्शन में क्या डाल रहे हो, टाइटल क्या है आपका, ये सारी चीजें। अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो वेबसाइट में आपने उस कीवर्ड के लिए कितने सारे वर्ड्स यूज करे हैं, क्या क्या चीजें यूज करी हैं, बैकएंड में क्या है, फ्रंट एंड में क्या है, ये सारी चीजें जब एक साथ आती हैं तो वो ऑप्टिमाइज होती हैं उस कीवर्ड के लिए। तो जब आप वो कीवर्ड डालोगे तो आपकी वेबसाइट या आपकी यूट्यूब वीडियो सबसे ऊपर आएगी। तो इस चीज को कहते हैं हम एक अच्छा SEO होना। तो बस यार फिलहाल के लिए इतना ही। अभी हम बहुत ही कुछ नई नई चीजों को प्लान कर रहे हैं, तो उस वजह से मैं काफी ज्यादा बिजी चल रहा हूँ। तो नई नई चीजें बहुत ही जल्दी आने वाली हैं आपके लिए। हो सकता है बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा आपको कंटेंट भी देखने को मिले। तो इस वजह से अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। इसी वजह से जिन लोगों के क्वेश्चन नहीं ले पाए उनको बहुत ज्यादा सॉरी। पिछले Q&A में दिक्कत ये हुई कि मैंने एक म्यूजिक यूज कर लिया था, मतलब एक कॉमेडी सीन था वो यूज कर लिया था। उसके बाद जब मैंने उसको डाला तो वहां पर वो क्लेम आ गया। अब वहां पर दिक्कत ये हुई है कि मैंने अपनी वीडियो में मतलब बहुत बड़ा पोर्शन उसका यूज कर लिया था, म्यूजिक का भी। एक क्लिप तो थी ही, लेकिन साथ में म्यूजिक भी बहुत लंबा यूज कर लिया था।
और जो प्रोजेक्ट फाइल थी मेन वाली वो मैंने डिलीट कर दी, जिसकी वजह से मैं उस केवल पर्टिकुलर पोर्शन को नहीं हटा सकता था। और बस इस वजह से पिछली वीडियो नहीं आ पाई और इस वीडियो में भी जिसके सवाल नहीं ले पाए, सॉरी, अगली बार से प्रॉपर आराम से तसल्ली से बैठ के Q&A करेंगे। तो बस फिलहाल के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। कुछ भी नया सीखा हो तो बस कमेंट करके बता देना ये नया सीखा हमने। और अपने सवाल जो है मतलब ट्विटर पे फॉलो कर लो ताकि आप अपने क्वेश्चंस पूछ सको। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।